नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम एक उपन्यास को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। वो है धरती धन्ना अपना उपन्यास। जगदीश चंद्र का उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। एक एक बिंदु देखेंगे जो परीक्षा में उपयोगी है आपके, और जो भी YouTube चैनल से जुड़े हैं उन सबको जानकारी होगी कि हम परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पढ़ते हैं और सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ते हैं। धरती धन्ना अपना मैंने बताया जगदीश चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास है। अब ये ध्यान रखना है, जगदीश चंद्र माथुर अलग हैं और जगदीश चंद्र अलग हैं। जगदीश चंद्र द्वारा ये लिखित उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? जिसका प्रकाशन वर्ष है 1972। जगदीश चंद्र के सभी उपन्यास महत्वपूर्ण हैं, हम सभी उपन्यास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन अगर धरती धन्ना अपना उपन्यास के संबंध में बात करूं तो यह पंजाब के दोआब क्षेत्र के दलितों के जीवन पर केंद्रित उपन्यास है। तो यह धरती धन्ना अपना किस को आधार बनाकर चल रहा है? तो दलितों के जीवन को आधार बनाकर चल रहा है। और कहाँ? तो यह जो है पंजाब, ठीक, पंजाब के दोआब क्षेत्र के जो दलित हैं उनके जीवन को केंद्र बनाकर चलने वाला यह उपन्यास है। विशेष रूप से चमार समुदाय की दुर्दशा, उसके शोषण का जिक्र हमें देखने को मिलेगा धरती धन्ना अपना उपन्यास में। उपन्यास में लेखक ने दलितों की गरीबी, भूमिहीनता और सामाजिक अन्याय को उजागर किया है। जो अब हम उपन्यास को पढ़ेंगे तो हम इन सब चीज़ों को बारीक तरीके से देखते चलेंगे। उपन्यास के दो ही प्रमुख पात्र हैं और केंद्रीय पात्र भी कह सकते हैं, काली और ज्ञानो, जो दलित समुदाय के हैं और गांव में रहते हैं। गांव कहाँ का है? पंजाब का। आगे हम पढ़ेंगे जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। काली जो शहर से गांव में लौटता है और अपने समुदाय की दयनीय स्थिति को देखकर व्यथित होता है। ठीक, काली घर छोड़ के भाग जाता है, हम देखेंगे उपन्यास में। 6 साल बाद लौटता है और कहाँ भाग जाता है? तो कानपुर भाग जाता है और शहर में रहने लगता है। तो शहर में वो देखता है कि वहाँ भेदभाव, छुआछूत, जाति पाति, ये सब चीज़ें विशेष महत्व नहीं देती हैं, बल्कि वहाँ विशेष महत्व रखती हैं अर्थात धन। लेकिन वो जब गांव लौटता है तो देखता है कि गांव की स्थिति अभी भी वही हाल है। यहाँ पे जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव, ये सभी जो कुरीतियाँ हैं अभी भी व्याप्त है। इसको देखकर उसका मन व्यथित होता है। ठीक, और उपन्यास में हम देखेंगे कि काली और ज्ञानों का प्रेम प्रसंग भी चलता है। ठीक, तो आगे चलते हैं उपन्यास पर कुछ। जगदीश चंद्र माथुर जिनका जन्म हुआ है 1930, ध्यान में रखना अनिवार्य है, मैंने पहले ही बताया है। जो भी उपन्यास का रचनाकार, नाटककार आदि लगे हैं उनको आप लोग जन्म वर्ष तो कम से कम ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि किस प्रकार पैटर्न बदल जाए, क्या पूछ ले, तो हम सब चीज़ को ध्यान में रखते चलते हैं। इसलिए जगदीश चंद्र का ध्यान में रखेंगे। जन्म क्या है? 1930। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। कौन कौन से? यादों का पहाड़ बहुत इम्पॉर्टेंट उपन्यास है, महत्वपूर्ण उपन्यास है। सभी के विषय वस्तु के बारे में पूछा गया है परीक्षा में। यादों का पहाड़ जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1966। मुट्ठी भर कांकर जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1976। ठीक, जमीन अपनी तो थी, इसका एक बार प्रकाशन वर्ष देख लेंगे आप लोग, ये टाइपिंग रह गया है। ठीक, आगे है धरती धन्ना अपना, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? धरती धन्ना अपना 1972 जिसका प्रकाशन वर्ष है, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। टुंडा लाट 1978 में जिसका प्रकाशन वर्ष है। आधा पुल 1973, घास गोदाम 1985, कभी न छोड़े खेत 1976, नरक कुंड में बास 1994। इम्पॉर्टेंट उपन्यास है, ध्यान में रखना अनिवार्य है। लाट की वापसी 2000 पूछा गया है ये सभी उपन्यास के क्रम को। ठीक, जो भी मैं बता रही हूँ चीज़ें अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से ही बताई जाती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। जगदीश चंद्र
कृत धरती धन्ना अपना में स्वाधीनता पूर्व पंजाब के, और कब का है, स्वाधीनता पूर्व पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन की कथा कही गई है। पंजाब ध्यान में रखना है। दलितों के नारकीय जीवन एवं उच्च वर्गीय समाज द्वारा उसके शोषण का चित्रण है। उच्च वर्गीय समाज द्वारा शोषण किया गया है किनका, दलितों का, उसका चित्रण हमें देखने को मिलेगा इस उपन्यास में। यह उपन्यास दलित जीवन का प्रामाणिक दस्तावेज है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। पूछा जा सकता है कि किस उपन्यास को दलित जीवन का प्रामाणिक दस्तावेज माना गया है, तो वह कौन सा उपन्यास होगा, तो धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र का उपन्यास, जिसमें उनके द्वेष, स्वार्थों एवं शूद्रताओं के प्रति लेखक सजग रहता है, जिसमें लेखक ने ज्ञानों एवं काली के प्रेम प्रसंग को गहरी संवेदना के साथ चित्रित किया है। इस उपन्यास में लेखक ने ज्ञानों, जो कि केंद्रीय पात्र है, नायिका है, और काली जो कि नायक है और केंद्रीय पात्र है, उसके प्रेम प्रसंग की गहरी संवेदना के साथ चित्रण किया है लेखक ने। इसका नायक काली एक तरफ अपने स्वार्थ, समाज की रूढ़ियों व शूद्रताओं से टकराता है, तो वहीं दूसरी तरफ चौधरियों से टकराता है। इस दोहरे संघर्ष में उसका आत्मबल ज्ञानो ही है। कौन है काली का आत्मबल, तो काली का आत्मबल है ज्ञानो। ज्ञानो एक और उपन्यास की पात्र है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि वह कौन सा उपन्यास है जिसकी पात्र ज्ञानो है। यह उपन्यास उन आलोचकों के लिए चुनौती की तरह है जो यथार्थवाद से मुक्ति की बात करते हैं। धरती धन्ना उपन्यास दलित साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि जगदीश चंद्र स्वयं दलित नहीं थे, इसलिए ये उपन्यास दलित साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि जो इसके उपन्यासकार है जगदीश चंद्र, वो स्वयं दलित नहीं है। आधा पुल युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। इनका जो आधा पुल उपन्यास है किस पर आधारित है, आधा पुल उपन्यास, तो वह है युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित। कभी न छोड़े खेत में सामंती जाटों की कहानी का चित्रण है। कभी न छोड़े खेत में क्या है, तो सामंती जाटों की कहानी का चित्रण है। एक एक बिंदु यहाँ महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। मुट्ठी भर कांकर में विभाजन पश्चात पंजाबी शरणार्थियों के सैलाब के फलस्वरूप दिल्ली के आसपास के जाट किसानों के बेघर होने की त्रासदी का चित्रण हुआ है। जाट किसानों के बेघर होने की त्रासदी का चित्रण किस उपन्यास में है पूछा जाए तो वह है मुट्ठी भर कांकर में। आगे, टुंडालाट में सेना में अस्थायी कमीशन प्राप्त सुनील की प्रेम कहानी का चित्रण है तथा इसका विस्तार लाट की वापसी में है। लाट की वापसी भी इन्हीं का है उपन्यास, और ये टुंडालाट का ही विस्तार है। और इसमें किसकी प्रेम कहानी है, तो सुनील की। घास गोदाम में दिल्ली के पड़ोसी किसानों की बर्बादी की कथा का चित्रण है। घास गोदाम में क्या है, दिल्ली के पड़ोसी किसानों की बर्बादी का चित्रण किसमें है, घास गोदाम। नरककुंड में वास उपन्यास धरती धन्ना अपना का विस्तार है। नरककुंड में वास जो उपन्यास है वह क्या है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं धरती धन्ना अपना, उसका ही विस्तार है। किस उपन्यास में, तो नरककुंड में वास उपन्यास में। जमीन अपनी तो थी दलित जीवन की कथा चित्रित हुई है। जमीन अपनी तो थी में क्या है, दलित जीवन की कथा चित्रित है इस उपन्यास में। ठीक, अब आ जाते हैं हम अपने उपन्यास पर केंद्रित करते हैं ध्यान। और ये क्या है, तो ये मेरी ओर से ये जगदीश चंद्र स्वयं कह रहे हैं भूमिका की तरह, भूमिका के रूप में हम इसको ले सकते हैं। और एक तरह से मैं कहूँ कि भूमिका को उन्होंने किस रूप में लिखा है, तो भूमिका को वे मेरी ओर से कहकर लिखे हैं। मेरा यह उपन्यास
मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उसके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। कौन कह रहा है? ये जगदीश चंद्र कह रहे हैं। किसकी? किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृति को लेकर लिखा है जगदीश चंद्र ने इस उपन्यास को। मेरी किशोरावस्था मेरे ननिहाल के गांव रलहन पंजाब में बीती। लेखक की किशोरावस्था कहाँ बीती थी? तो उनके ननिहाल में बीती थी, और उनका ननिहाल कहाँ है? रलहन, जो कि पंजाब में पड़ता है। गांव का एक हरिजन परिवार मेरे नाना जी की जमीन जोतता था, और इसी सिलसिले में मुझे उनकी बस्ती में जाना पड़ता था। हरिजनों की बस्ती में जाने पर कोई पाबंदी तो न थी, परंतु कुछ मर्यादाएं थीं, कुछ परंपराएं और सीमाएं थीं, जिनमें बंधकर जरूर चलना पड़ता था। कहाँ जाने के लिए? कुछ मर्यादाएं, कुछ पाबंदियों में चलना पड़ता था, कुछ परंपराओं का पालन करना पड़ता था। तो हरिजनों की बस्ती में जाने के लिए, और किसे? तो लेखक को। क्यों जाते थे? क्योंकि एक व्यक्ति था जो नाना जी का, लेखक के नाना जी का जमीन जोतता था, उसी सिलसिले में उन्हें जाना पड़ता था कभी हरिजन बस्ती में। गांव का दौहित्र होने के कारण मुझसे इन मर्यादाओं का कड़ाई से पालन करने की उपेक्षा की जाती थी। मेरा किशोर मन बंधनों की इस झीनी सी चादर को तोड़कर हरिजनों की छोटी छोटी सीलन भरी अंधेरी कोठरियों में छिपे रहस्यों को जानने के लिए हरदम व्यग्र रहता था। किसका मन? जगदीश चंद्र का मन। ठीक। लोगों की आंख बचाकर मैं उनमें गया, और मन भरकर मैंने उन बंधनों को तोड़ा भी। कौन कह रहा है? ध्यान में रखेंगे, जगदीश चंद्र कह रहे हैं। ठीक। यहाँ से ये पूछा जा सकता है, ध्यान में रखेंगे, कि मेरा किशोर मन बंधनों की झीनी सी दीवार को तोड़कर हरिजनों की बस्ती और हरिजनों की छोटी सीलन भरी कोठरियों में छिपे रहस्य को जानने के लिए हरदम व्यग्र रहता था। तो ये कथन किसका है? तो यह जगदीश चंद्र का कथन है। गांव में चल रहे इस भेदभाव को देखकर मेरे किशोर मन में विद्रोह की ज्वालाएं भड़क उठी थी, परंतु इन्हें अभिव्यक्ति देने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। उपन्यास लिखने जैसा किसी चीज से तो मैं बिल्कुल ही परिचित नहीं था, क्योंकि लेखक उस समय छोटे थे। उस समय इनको जो गांव में छुआछूत, भेदभाव, गरीबी, असमानता, जो कुरीतियाँ व्याप्त थीं, इसे देखकर उनका मन विद्रोह की ज्वाला से तो भड़क उठता था, भर उठता था। लेकिन वो अभिव्यक्त उसको किस प्रकार करे, उन्हें ये समझ नहीं आता था, क्योंकि उस समय तक वो खुद बालक थे, और उपन्यास जैसी कोई चीज़ भी होती है उनको उस समय तक जानकारी नहीं थी। इस दौरान पढ़ाई और बाद में नौकरी के सिलसिले में मुझे शहर जाना पड़ा, परंतु वर्ष में एक आध बार छुट्टियों में मुझे अपने ननिहाल जाने का भी अवसर मिलता रहा। मैं हर साल यही देखता कि गांव में मर्यादाओं की सीमाएं टूटनी तो दूर रहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। मैं हर साल यही देखता रहा कि गांव में मर्यादाओं की सीमाएं टूटनी तो दूर रहीं, उनकी जकड़न दिनों दिन सख्त होती जा रही है। पढ़ने के सिलसिले में लेखक चले गए और आते थे तो देखते थे कि अभी भी गांव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक, मर्यादाएं टूटनी जो चाहिए वो दिनों दिन और क्या होती गई, सख्त होती गई, उसका सख्ती से पालन किया जाने लगा। अर्थशास्त्र का छात्र होने के कारण ध्यान में रख लेंगे कि जगदीश चंद्र किस विषय के छात्र थे, तो जगदीश चंद्र अर्थशास्त्र के छात्र थे। अर्थशास्त्र का छात्र होने के कारण मुझे इस सामाजिक दुरावस्था के पीछे छिपे आर्थिक कारणों का भी पता चलने लगा। वो धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं, अर्थशास्त्र लेकर पढ़ने लगे हैं और उन्हें समझ में आने लगा है कि इन सब का कारण क्या है, आर्थिक कारण है, यानी पैसा एक तरह से कारण है। मैं यह सब देखकर बहुत ही उद्विग्न होता था कि आर्थिक अभाव की
चक्की में युग युगांतरों से पिस रहे महाजन अब भी मध्यकालीन यातनाओं को भोग रहे हैं। हरिजन आज भी क्या कर रहे हैं? जो मध्यकाल में यातनाएं दी जाती थीं, जिस प्रकार की छुआछूत जो भी कुरीतियाँ व्याप्त थी, आज भी हरिजन क्या कर रहे हैं? उसको उसी प्रकार भुगत रहे हैं। और ये कौन देखता था? लेखक देखते थे। जिस भूमि पर वे रहते हैं, जिस भूमि को वे जोतते हैं, यहाँ तक कि जिन छप्परों में वे रहते हैं कुछ भी उनका नहीं है। इसी से इसका नाम क्या है? धरती धन्ना अपना, ध्यान में रखेंगे। इसी से शीर्षक की सार्थकता है कि जो जिस भूमि पर वो रह रहा है दलित, वो भूमि भी उसकी नहीं है। केवल जिस जमीन को जोत रहा है वह जमीन भी उसकी नहीं है। और जब हम देखेंगे धरती धन्ना अपना उपन्यास को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि काली जब ज़मीन बनाना चाहता है, उस पर घर बनाना चाहता है, तो बाद में उसको पता चलता है कि वो उसका घर, उसका ज़मीन है ही नहीं। ठीक, तो वही कह रहा है लेखक कि जिन छप्परों में वह रहता है, जिस ज़मीन को वो जोतता है, वह कुछ भी उसका नहीं है। इसलिए धरती और धन न अपना है। इन्हीं बातों को देखकर मेरे किशोर मन की वेदना सहसा अपने सभी बांध तोड़कर फूट निकली और मैंने उपेक्षित हरिजनों के जीवन का चित्रण करने का संकल्प लिया। ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इन्हीं बातों को देखकर मेरे किशोर, किन बातों को देखकर? लेखक जो है वो बचपन से ही हरिजनों की बस्ती में उसका आना जाना था और वो हरिजनों की समस्याओं से परिचित था और यही सब देखकर उसका किशोर मन वेदना से भर उठता था। ठीक, और क्या होता था? वेदना सहसा अपने सभी बांध तोड़कर फूट निकली। किस माध्यम से? इस उपन्यास के माध्यम से। और मैंने उपेक्षित हरिजनों के जीवन के चित्रण करने का क्या ले लिया? संकल्प ले लिया। ठीक, प्रस्तुत उपन्यास लिखने का मूल प्रेरणा बिंदु यही है। क्या? कि उपेक्षित हरिजनों का चित्रण, जो वो किशोरावस्था से उनके मन पर प्रभाव छोड़ता जा रहा था। ठीक, जो एक बारगी बांध तोड़कर सहसा निकल पड़ा इस उपन्यास के माध्यम से। अपने जातिगत संस्कारों तथा सामाजिक मान्यताओं की कठोर जकड़न के कारण मैं जमींदारों के जीवन की कटुताओं को स्वयं तो नहीं भोग सका, फिर भी मुझे अपने दुस्साहस के कारण उनके जीवन को बहुत निकट से देखने का अवसर अवश्य मिला। ठीक, क्योंकि वो स्वयं दलित नहीं थे, तो वो लेखक स्वयं भी स्वीकार कर रहे हैं, चूँकि मैं दलित नहीं था, इसलिए जो दलितों की समस्याएं होती हैं उनसे तो मेरा पाला नहीं पड़ा, फिर भी उन समस्याओं को मैंने निकट से अवश्य देखा है। मैंने सर्वथा निरपेक्ष रहकर भारतीय जीवन के इन कटे हुए संदर्भों का चित्रण किया है और कहीं भी अपना मत थोपने तथा अपनी विचारधारा को लादने की चेष्टा नहीं की है। ठीक, वो लेखक कह रहे हैं कि कहीं भी उन्होंने अपने विचार को लादने की चेष्टा नहीं की है। किस उपन्यास में? धरती धन्ना अपना उपन्यास में किसका कथन है? जगदीश चंद्र का कथन है। आगे चलते हैं, आगे भी कुछ स्लाइड है जो कि इम्पोर्टेंट है। बचपन पंजाब में होशियारपुर के 2 गांवों, पंजाब में लेखक पला बढ़ा। पंजाब के 2 गांव होशियारपुर, पंजाब में होशियारपुर के 2 गांव, कौन कौन से होशियारपुर के 2 गांव? एक तो रलहन और घोड़ेवाहा में गुजरा। रलहन क्या था? रलहन उनका ननिहाल था। पूछा जा सकता है कि किसका जीवन 2 स्थानों पर बीता, तो जगदीश चंद्र माथुर का बीता। और कहाँ के 2 स्थान? तो पंजाब के 2 स्थान, पंजाब के होशियारपुर के 2 जगह पर उनका जीवन बीता। एक तो रलहन जो कि उनका ननिहाल, और एक घोड़ेवाहा में गुजरा। स्कूल के दिनों में छोटे कस्बे और कॉलेज की पढ़ाई के सिलसिले में जिला सदर
मुकाम होशियारपुर और जालंधर में कासबाई जनजीवन से इनका गहरा संपर्क हुआ। कहाँ के? होशियारपुर के और जालंधर के कस्बाई, जो कस्बाई जनजीवन है उनसे उनका गहरा संपर्क हुआ। किसका? जगदीश चंद्र माथुर का। नौकरी की तलाश में दिल्ली आए तो कई वर्ष यहीं से होकर दिल्ली आए तो कई वर्ष यहीं के होकर रह गए। कौन? जगदीश चंद्र माथुर। साहित्यिक जीवन का आरंभ आज से 50 वर्ष पूर्व। उर्दू की कहानी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। साहित्यिक जीवन का आरंभ कब हुआ? आज से 50 वर्ष पूर्व, जब वो लिख रहे हैं लेखक। कब लिखा है उन्होंने? हालांकि इसका वर्णन यहाँ चित्रण नहीं दिया हुआ है। पूर्व उर्दू की कहानी पुराने घर और पंजाबी नाटक उड़ीका के लेखन से हुआ। पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है कि किसके साहित्यिक जीवन का आरंभ उर्दू की कहानियों से हुआ और उर्दू की किस कहानी से हुआ? तो पुराने घर से हुआ। ठीक, किसका? तो जगदीश चंद्र का। और पंजाबी नाटक उड़ीका से हुआ, चूँकि पंजाब के थे तो वहीं का पंजाबी नाटक भी उन्होंने लिखा उड़ीका करके। पहला उपन्यास यादों के पहाड़ स्वयं ये लेखक मान रहे हैं, जो कि 1966 में प्रकाशित हुआ है। यादों के पहाड़ कुछ उनके प्रकाशित जो उपन्यास है जिस पर हम बात कर चुके हैं। पहली रपट जो कि इनकी कहानी संकलन है, ध्यान में रख लीजिएगा। पहली रपट क्या है? कहानी संकलन है। किसका? जो जगदीश चंद्र का है। और नेता का जन्म ये उनका नाटक है। इसके साथ ही धरती धन्ना अपना का रूसी, उर्दू, पंजाबी एवं जर्मनी में तथा आधा पुल अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका है। तो धरती धन्ना अपना कितनी महत्वपूर्ण उपन्यास है हम यहीं से देख सकते हैं कि उसका रूसी भाषा में, उर्दू भाषा में, पंजाबी और जर्मनी भाषा में अनुवाद आ चुके हैं। और आधा पुल जो उनका उपन्यास है उसका अनुवाद किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। कभी न छोड़े खेत के नाट्य रूपांतरण का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल की ओर से दिल्ली में 1984 और 1985 में मंचन हुआ। पंजाब सरकार के शिरोमणि साहित्यकार सम्मान के अलावा कुछ और सरकारी और गैर सरकारी पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुए हैं। अब हम आ जाते हैं अपने जो उपन्यास है उस पर केंद्रित। यह उपन्यास पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाहा गांव के दलित समाज पर केंद्रित है। कहाँ? पंजाब के होशियारपुर के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाहा गांव पर केंद्रित है। ध्यान में रखेंगे, घोड़ेवाहा गांव को, वहीं का दलित समाज इस उपन्यास में चित्रित है। इसका प्रकाशन 1972 में हुआ है। इस उपन्यास के केंद्र में काली और ज्ञानों की प्रेम कथा है तथा पूंजीवादी सभ्यता द्वारा किस तरह महाजनों का शोषण, किस तरह हरिजनों का शोषण होता है। महाजन में पता नहीं कैसे आ जा रहा है मुझे, और क्या बोल रहा है, तथा पूंजीवादी सभ्यता द्वारा किस प्रकार हरिजनों का शोषण होता है, इसे भी दर्शाने की कोशिश की गई है। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उपन्यास का आरंभ काली जो हरिजन जाति का है, काली हरिजन अर्थात दलित जाति का है, उसके 6 वर्ष बाद कानपुर शहर से घोड़ेवाहा लौटने से होता है। बहुत महत्वपूर्ण है। काली जो कि उसके पिता की मृत्यु हो जाने पर उसके घर की स्थिति इतने फटेहाल हो जाती है कि उसको खाने पीने का कुछ नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है, घर छोड़ के भाग जाता है। फटेहाली स्थिति में कहाँ भाग जाता है? कानपुर भाग जाता है। वहीं पर वो कुछ काम करता है और कितने वर्ष बाद फिर अपने गांव लौट रहा है? 6 वर्ष बाद गांव लौट रहा है। पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है, यहाँ इनफैक्ट पूछा गया है। कितने वर्ष बाद काली गांव लौट रहा है? 6 वर्ष बाद। कहाँ से? कानपुर शहर से। कहाँ लौटा है? अपने घोड़ेवाहा गांव। और इसके साथ ही इसमें इस उपन्यास में हमें एक नंद सिंह पात्र है, उसका बार बार धर्म परिवर्तन, वो इतना प्रताड़ित किया जाता है नंद सिंह कि हम एक बार देखेंगे कि वो सिख
में धर्म अपनाता है, फिर सिख उसे नहीं अपनाते हैं, सिख उसे अब दर्जा नहीं देते हैं। तो फिर सिख धर्म को छोड़कर फिर ईसाई धर्म अपनाता है, फिर ईसाई भी लोग भी उसे मान्यता नहीं देते हैं। तो इस तरह वो बार बार धर्म परिवर्तन करता है। तो कौन धर्म परिवर्तन करता है यह भी ध्यान में रखना है, किसका नाम है, नंद सिंह का। और इसके साथ ही पंडित संतराम का धार्मिक पाखंड और दंभ भी इस उपन्यास में देखने को मिलेगा। काली और ज्ञानों का प्रेम संघर्ष तथा पूंजीवादियों द्वारा चमार जाति के लोगों को प्रताड़ित करना, अर्थात किसी उनकी वेदना को इस उपन्यास के द्वारा चित्रित किया गया है। किसको, तो चमार जाति जो कि एक दलित जाति है, उसकी वेदना को इस उपन्यास में चित्रित किया गया है। जगदीश चंद्र ने उपन्यास की भूमिका में लिखा है कि मेरा यह उपन्यास, ये तो मैं पहले ही बता चुकी, भूमिका तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और भूमिका किस नाम से है, तो मेरी ओर से नाम से। मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उसके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज में लिखा गया है। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक, लेखक ने यह उपन्यास सोम आनंद को समर्पित किया है। मोस्ट जो भी चीज़ें वैसे यहाँ पे लिखी बताई जा रही हैं, ये तो मोस्ट है ही, सब चीज़ में मोस्ट लगा सकते हैं। और किसको समर्पित किया है, तो सोम आनंद को समर्पित किया है। कथासार, कथासार क्या है, धरती धन्ना अपना उपन्यास का आरंभ कालिदास अपने गांव घोड़ेवाहा लौटने से होता है। आरंभ में ही चित्रण है कि कालिदास जो काली है वो आया है, कानपुर शहर से आया है। गांव में उसकी चाची प्रतापी रहती है। और क्यों आया है, क्योंकि उसके माँ बाप दोनों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसका परिवार का एकमात्र सदस्य बचा हुआ है। वह कौन, तो काली की चाची। इसी के मोह के कारण वह आया है कि देखे जाके कि चाची की क्या स्थिति है, वह जीवित भी है कि उस मृत्यु को प्राप्त हो गई है। ठीक, तो एक तरह से मैं कहूँ चाची का मोह ही उसे ले आता है घोड़ेवाहा। और उसकी चाची का क्या नाम है, तो प्रतापी। गांव में उसकी चाची प्रतापी रहती है, जिसने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके माँ बाप की मृत्यु उसी शैशवावस्था में ही हो गई थी। इसी से उसको चाची के प्रति विशेष मोह रहता है, क्योंकि पाल पोस कर चाची ने ही बड़ा किया है। 6 वर्ष बाद जब काली कानपुर से अपने गांव आता है तो देखता है कि चमारों के मोहल्ले में एक कोठा भी अभी तक पक्का नहीं हुआ है। आता है तो क्या देखता है कि जैसे वो छोड़ कर गया था गांव, अभी भी उसके 6 वर्ष बाद भी गांव में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, एक भी घर पक्के का नहीं हुआ है। ठीक, गांव में ज़मीनों के मालिक चौधरी हैं। कौन है ज़मीनों के मालिक, चौधरी। वे लोग बेबात चमारों को गाली गलौज और मारपीट करते हैं। कौन लोग, तो चौधरी लोग। किसी को भी अगर बोलना है तो किससे कैसे बोलेंगे, तो गाली से बोलेंगे। ठीक, और मारपीट कर बोलेंगे, मारपीट करेंगे उनके साथ और उनकी पत्नियों, लेकिन उनके पत्नियों के साथ उनको रहने में कोई परेशानी नहीं होती है। ये पता नहीं किस तरह की मानसिकता है लोगों की। ये हम गोदान में भी देख सकते हैं, जहाँ माता दीन सीलिया के साथ तो रह लेता है, लेकिन उसकी बनाई उसके हाथ से बनाई रोटियों को वो नहीं खाता है। लेकिन पता नहीं ये किस तरह की मानसिकता है। आज भी ये इस तरह की मानसिकता के लोग रहते ही हैं। तो क्या होता है कि चौधरी हैं गांव के मालिक, ज़मीनों के मालिक, और वे बेबात क्या करते हैं, गाली देते हैं। जो हरिजन है उनको गाली से ही बात करते हैं और मारपीट कर ही बात करेंगे। ठीक, और उनकी पत्नियां उनके घरों में काम करती हैं और एक तरह से उनके उपभोग की वस्तु बनती हैं। उपन्यास के प्रारंभ में ही हरनाम सिंह निर्दोष जीतू की पिटाई करता है। जीतू एक पात्र है जो कि काली का मित्र है। हम देखेंगे कि इसकी पिटाई करता है हरनाम सिंह, और उसका कोई दोस्त भी नहीं रहता है। फिर भी मंगू चमार चौधरी हरनाम सिंह का गुलाम
बना रहता है, जबकि उसकी बहन ज्ञानो चौधरियों के अन्याय का विरोध करती है। ये मंगू कौन है? तो ये मंगू जो है ज्ञानो की बहन है। अब ये ज्ञानो कौन? तो धरती धन्ना अपना की नायिका, और स्वभाव से बिल्कुल अपने भाई के विपरीत है। जहाँ भाई जो है वो जमींदारों का गुलाम बना रहता है, चौधरियों का गुलाम बना रहता है, वहीं ज्ञानो जो है चौधरियों का विरोध करती है। ठीक। कालिदास अपने कच्चे मकान को गिराकर पक्का मकान बनाना चाहता है, लेकिन छज्जू शाह बताता है कि जहाँ दलित लोग रहते हैं वह ज़मीन उसकी नहीं है। कालिदास हम देखते हैं कि 6 वर्ष बाद वो आता है, तो आया है तो कुछ पैसे उसके पास हैं और वो चाह रहा है जो उसका मकान जर्जर हालत में है वो उसको क्या कर ले, पक्का बना ले। लेकिन क्या छज्जू शाह क्या बताता है कि जो ज़मीन है वह तो उनकी है ही नहीं, वो सामलात है, अर्थात वो लोग उस पर केवल रह सकते हैं। ज़मीन नहीं है उनकी, केवल वो क्या है, सामलत है, अर्थात वो केवल जब तक उन्हीं के पास है, जब तक वो रह रहे हैं तभी तक वो रह सकते हैं। ठीक। उनका उस पर अधिकार नहीं है। काली को अपना घर पक्का बनवाते देख चौधरी लोग दलितों को आपस में ही भिड़वाते हैं। अब जब पक्का मकान बनाने लगता है तो चौधरी लोग क्या करते हैं, दलितों को आपस में ही लड़वाते हैं। यह भी एक तरह से मार्मिक स्थिति ही है कि दलित लोगों में अपने आप में भी चेतना नहीं होती है कि हम एक साथ एकजुट होकर रहें, एकता रहे, एकता भी नहीं होती है दलितों में। तो वही होता है कि चौधरी लोग क्या करते हैं, दलितों को ही आपस में लड़वा देते हैं। मंगू और काली के बीच लड़ाई हो जाती है और चौधरी सफल हो जाते हैं अपने इस कार्य में। इस दौरान काली का ज्ञानो के साथ प्रेम भी बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानो काली का एक तरह से आत्मबल थी। ठीक। और ज्ञानो चूंकि जानती थी चौधरियों का स्वभाव, तो अपने भाई का विरोध करती थी। भाई का क्या नाम था उसका? मंगू, जो कि चौधरियों का एक तरह से नौकर था। काली को पक्का मकान बनवाते देख कर छज्जू शाह, मिस्त्री आदि सभी लोग उसे चमार कहकर छुआछूत का व्यवहार करते हैं। मतलब क्या यहाँ दर्शाया जा रहा है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम पक्का मकान बनवाना चाह रहे हो तो बनवा लो, लेकिन तुम तो हो तो चमार ही। इसी से छज्जू शाह क्या करता है, उसके साथ छुआछूत का व्यवहार करता है। इसी छुआछूत से बचने के लिए नंद सिंह पहले सिख और फिर ईसाई बनता है, लेकिन उसके साथ फिर भी वैसा ही व्यवहार होता है। पहले ही मैंने बता दिया, एक नंद सिंह करके पात्र है जो कि चाहता है कि इस छुआछूत भेदभाव से छुटकारा पाने के लिए वो सिख बन जाए। सिख बनता है लेकिन फिर भी उसको उसी प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है। फिर वो सोचता है कि ईसाई बन जाए ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सके, लेकिन ईसाई बनने के बाद भी उसकी स्थिति वही होती है। कॉमरेड बिशन दास छुआछूत के व्यवहार को रोकने का प्रयास करता है। कौन रोकने का प्रयास करता है? तो बिशन दास। कबड्डी में जानबूझकर हरनाम सिंह का भतीजा हरदेव काली का कुल्हा तोड़ देता है। कौन? कबड्डी में हरनाम सिंह का भतीजा, क्या नाम है उसका? हरदेव। क्या करता है? कुल्हा तोड़ देता है काली का। अचानक काली की चाची प्रतापी बीमार पड़ जाती हैं और उसका देहांत हो जाता है। तभी काली का सारा धन और उसकी चाची द्वारा बनवाए गए सारे गहने एक पड़ोसिन चुरा लेती है। और जब काली के चाची प्रतापी की मृत्यु होती है तो आसपास के सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो उसी में एक महिला क्या करती है, जो भी प्रतापी ने गहने बनवा रखे थे वो सभी चुरा लेती है। वह चाचे की मृत्यु पर शोक जताने आई थी। मैंने बताया कि उसकी मृत्यु पर वो शोक जताने आई थी, किंतु आके गहने चुरा लेती है। काली फिर से घास खोदने
और लालू पहलवान के यहाँ मजदूरी करने लगता है। फिर से उसके पैसे खत्म हो जाते हैं तो क्या करने लगता है, घास खोदने का काम करने लगता है और लालू पहलवान के यहाँ मजदूरी करने लगता है। गांव में बाढ़ आता है तो उसका मुकाबला चमार और चौधरी मिलकर करते हैं, लेकिन चमार लोग बेगारी करने से मना कर देते हैं। इसी दौरान हम देखेंगे कि गांव में बाढ़ आ जाता है, जिसका सामना चौधरी और चमार मिलकर करते हैं, लेकिन चमारों से बेगारी करवाई जाती है, जिसका चमार विरोध करते हैं। इसे चमार का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। क्या होता है, फिर चौधरियों के द्वारा इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है और अंत में 15 दिन तक बच्चों को भूख से बिलबिलाते देखकर चमारों का साहस जवाब दे देता है। जब बेगारी करने से मना करते हैं तो चौधरी क्या करते हैं, उनका सामाजिक एक तरह से बहिष्कार कर देते हैं। उन्हें किसी भी कार्य में कोई भी काम करने ही नहीं देते हैं। अंत में देखते हैं कि 15 दिन में उनके पास जब अन्न ही नहीं होगा तो भूख से बच्चे बिलबिलाने लगते हैं और इससे जो चमार कहते हैं कि हम बेगारी नहीं करेंगे, उनका ये जो साहस होता है जवाब देने लगता है। जो चौधरियों की शर्त को मान लेने के लिए वे विवश हो जाते हैं। दोनों पक्ष संघर्ष को व्यर्थ समझ आधे दिन की दिहाड़ी पर समझौता कर लेते हैं और अंततः क्या समझौता होता है कि आधे दिन की दिहाड़ी पर समझौता करते हैं चमार। उपन्यास का अंत काली के प्रेम की त्रासदी से होता है, जहाँ ज्ञानो गर्भवती हो जाती है। हम जब उपन्यास के दौरान पढ़ेंगे तो काली और ज्ञानो का प्रेम बढ़ने लगता है, उसी दौरान ज्ञानो गर्भवती हो जाती है। ठीक, और देखेंगे कि ज्ञानो की माँ और उसका भाई मंगू, उसको एक तरह से उस ज्ञानो की दर्दनाक मौत हो जाती है। काली का कोई नहीं होने के कारण उसका विवाह उससे नहीं किया जाता, बल्कि उसे जहर देकर मार दिया जाता है। और अंत में काली अपनी प्रेमिका की हत्या का मर्मांतक दुख लेकर गांव से उसको भागना पड़ता है। किसको, काली को, और ज्ञानो को मार दिया जाता है जहर देकर। अब पात्र का देख लेते हैं कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण पात्र हैं। काली माखे का पुत्र है। माखे कौन, उसके पापा का नाम है काली के। उसके माँ बाप उसके सहसावस्था में ही मर चुके हैं। उसे उसकी चाची उसके चाचा चाची उसको पालते हैं, लेकिन चाचा का भी हैजे से उसके चाचा का भी हैजे से देहांत हो जाता है, तो अंततः उसको चाची पालती है। जिसका अपना बच्चा नहीं बचता, इसीलिए काली उसका पुत्र भी है और ख़ानदान में एकमात्र निशानी भी है। और घर में चोरी चोरी फटेहाल में वह एक दिन भाग जाता है। घर में जो उसकी फटेहाल स्थिति होती है, खाने पीने को नहीं होता है, तो एक दिन घर में ऐसे चोरी चोरी से वो काली भाग जाता है घर छोड़कर। इसी बीच कानपुर पहुंचकर मजदूरी करने लगता है। उसकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होता है। इसी बीच कुछ परिवर्तन गांव की वही पुरानी स्थितियां देखकर, यहाँ ये इस लाइन को काट दीजिए, गांव की वही पुरानी स्थितियां देखकर एक बार तो काली का मन चाहता है कि वह उल्टे पांव कानपुर लौट जाए। यह कब बात हो रहा है, तो जब काली आता है घोड़ेवाहा गांव तो देखता है कि कुछ भी नहीं बदला, एक भी मकान पक्के का नहीं हुआ है। तो उसको मन करता है कि उल्टे पांव लौट जाए, जहाँ से आया है कानपुर लौट जाए, लेकिन चाची का मोह उसे गांव में रहने के लिए विवश करता है और वो आगे बाद में देखेंगे कि गांव में ही रहने का फैसला करता है। हालांकि उसका दोस्त है एक जित्तू, जिसको हरनाम सिंह बेवजह का मारता है उपन्यास के आरंभ में ही। वह कहता है कि वह दोबारा इस नर्क में क्यों आ गया है। किससे कहता है, जित्तू काली से कहता है। ज्ञानो कालिदास की प्रेमिका है। धरतीधर अपना उपन्यास में दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है। ज्ञानो जस्सो की बेटी व मंगू की बहन है। ज्ञानो की माँ का क्या नाम है, जस्सो, और उसके भाई का मंगू। ज्ञानो और मंगू अपने घर में दो विपरीत दिशाएं हैं। मंगू चौधरी की चापलूसी और गुलामी करता है, वहीं ज्ञानो जन्मजात विद्रोहिणी है। वह कोई भी अन्याय सहन नहीं करती,
इसी स्वभाव के कारण ज्ञानो काली का मन जीत लेती है और हम देखेंगे कि दोनों में प्रेम हो जाता है। इसके अलावा एक पात्र है प्रतापी, जो काली की चाची है। इसके अलावा जस्सो, जो ज्ञानो की माँ है। मंगू, ज्ञानो का भाई। चौधरी, चौधरी का क्या नाम है? चौधरी हरनाम सिंह। ठीक। छज्जू सा कौन है? साहूकार है। बीसन दास कौन? तो ये डॉक्टर है, जो क्या छुआछूत को समाप्त करने का निर्णय लेता है। निहाली कौन? काली की पड़ोस की ताई और जीतू की माँ। जीतू कौन? जिसका हरनाम सिंह पिटाई करता है और उसकी माँ है। जीतू काली का दोस्त है। प्रीतो पड़ोस की चाची है। निक्कू प्रीतो का पति है। मुंशी शिवराम गांव के मास्टर। पंडित संतराम गांव के पंडित हैं। सभी पात्र ध्यान में रखेंगे। पंडित संतराम कौन है? गांव के पंडित। बंतु पिता चंतराम और ठाकुरी माता का पुत्र है। सिद्धू काली का चाचा है, जिसका ध्यान हो जाता है जैसे। अमरू निक्कू का बेटा है। दीनू गांव का कुम्हार है। लच्छो प्रीतो की पुत्री है। ये सभी गांव के पात्र हैं। हरदेव कौन? वही जो जानबूझकर काली का कुल्हा तोड़ देता है। हरनाम सिंह का भतीजा। हरनाम सिंह गांव का चौधरी। नाहर सिंह संता सिंह का भाई। क्या नाम है? नाहर सिंह। नंद सिंह, जो जाति बदलने वाला मोची है। बाद में इसका नाम राम दसिया पड़ गया। पालो बुरा सिंह का लड़का। ठाकरी नंद सिंह की पत्नी। ये नंद सिंह जो जाति बदलता रहता है और बाद में चल के इसका क्या नाम है? राम दसिया। संता सिंह एक मिस्त्री बढ़ई है। ठीक। अब जो प्रमुख उद्धरण है जिस पर प्रश्न पूछे जाते हैं यूजी नेट में बहुत ज़्यादा, उसको देख लेते हैं। गोबर की तेज बदबू ने उसे चमादड़ी अर्थात हरिजनों की बस्ती के निकट होने का संकेत दे दिया। उसे अर्थात किसको? काली को। क्या संकेत दे दिया? कि अब जो हरिजनों की बस्ती है वह निकट ही है। किस कारण? गोबर की तेज बदबू ने। गली में कई कुत्तों ने मिलकर उसका स्वागत किया। किसका? काली का। दूसरी ओर से भी कुत्तों ने उत्तर में भौंकना शुरू कर दिया। मतलब अब देखते हैं ना कि एक कुत्ता अगर भौंकता है एक पड़ोस का, दूसरे ओर के भी कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। ठीक। और इतना शोर मचाया कि काली को यह शक होने लगा कि शायद इस गली में सिर्फ कुत्ते ही रहते हैं। ठीक। चाची ने काली की आवाज को पहचानते हुए स्नेह और आश्चर्य भरे स्वर में कहा, जैसे उसे विश्वास न आया हो। फिर उसने काली के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे ऊपर उठाया और उसका माथा चूमकर बोली, रख सायादी। कौन? काली को कह रही है उसकी चाची प्रतापी, चूँकि 6 साल बाद आया है इसलिए से खुश है उसकी चाची। आज तेरा बाप जिंदा होता तो तुम्हें देखकर कितना खुश होता। उसने तो तुम्हें जी भरकर देखा भी नहीं था कि मौत ने आ घेरा। तेरी माँ को प्लेग खा गई। काली की माँ की मृत्यु कैसे हुई थी? प्लेग से। तेरी माँ को प्लेग खा गई। तेरा चाचा चप्पे गिन गिन कर तुम्हें पाल पोस रहा था, लेकिन उसे भी हैजे ने खा लिया। ध्यान में रख लेंगे, पूछा जा सकता है काली के माँ को कौन सी बीमारी थी? प्लेग। काली के चाचा को हैजा हो गया था। तुम्हें तो शायद उसकी सूरत भी याद ना हो। सारे खानदान का तू ही तो एक निशानी है। कौन कह रहा है? चाची। किससे कह रही है? काली से। जीतू के सख्त और पौढ़ शरीर को देख काली को महसूस हुआ कि बालपन के बाद जीतू पर यौवन और बुढ़ापा एक साथ ही शुरू हो गया है।
चौधरी एक बार ही इतना खात्मा कर दे, रोज का कलेश तो मिट जाएगा। किसी की फसल कट जाए तो चोर जीतू, किसी का कोई नुकसान हो जाए तो जिम्मेदार जीतू। मैंने पहले ही कहा कि क्या कहता है, बेवजह का ही आकर जीतू को मारने पीटने लगता है चौधरी हरनाम सिंह। ठीक, तो इसी पर क्रोधित होकर उसकी माँ निहाली, निहाली कौन है, जीतू की माँ है, क्रोधित होकर चौधरियों से कहती है कि कुछ हो जाए, चाहे जीतू ने उसको ना किया हो, कहती है कि एक बार ही इसको मार ही दो। अगर तुमको रोज ही रोज मारना है तो एक बार ही झंझट हटा दो। किसी का फसल कट जाए तो चोर कौन, जीतू, किसी का कुछ नुकसान हो जाए तो चोर कौन, जीतू। इसी से वो परेशान हो गई है उसकी माँ भी। निहाली जीतू की ओर संकेत करती हुई बोली, काली देख, चौधरी ने इसका क्या हाल किया है। नाक को हाथ लगाती हूँ तो तड़प उठता है। मैंने इतना मारा था कि उसको दर्द है। भला इसने चौधरी का क्या बिगाड़ा था जो इसे पुलिसियों की मार मारी है। पूरा साल इसकी बेगार करता रहा और इसे सारी मेहनत का यह इनाम मिला है। कौन कह रहा है, निहाली उसकी माँ कह रही है। किससे, काली से, कि पूरा वर्ष तो उसका बेगार करता रहा हरनाम सिंह का, चौधरी का, लेकिन उसके बदले में क्या मिला है, उसके मेहनत का ये इनाम मिला है। मतलब उसको मार पड़ी है, और इतना मार कि वो नाक में हाथ लगाती है तो वो तड़प उठता है। प्रीतु मोहल्ले की औरत में सबसे आगे खड़ी थी। वह मटकते हुए बोली, रंडी का पूत, सौदागर का घोड़ा, जो करे सो ही थोड़ा। जीतू तो आग की नाल है, नाल, कहीं लगता है तो कहीं बुझता है। कहाँ से ये लिया गया है, तो धरती धन्ना अपना उपन्यास से उद्धृत ये कथन है। ताई निहाली सोच में डूबी हुई बोली, घर में गुड़ तो है, चाय की पत्ती भी मिल जाएगी, लेकिन दूध कहाँ से आएगा। कितनी दयनीय स्थिति है कि हमने पहले ही पढ़ा कि हरिजनों की बस्ती किस प्रकार काली को समझ आ रही है, क्योंकि गोबर की बदबू आ रही है। गाय भैंस सब यहीं मिलेंगे, लेकिन दूध कहाँ जाएगा, दूध जाएगा पूंजीपतियों के पास। ठीक, तो ये त्रासदी है दलित जीवन की। चौधरियों के घर से तो लस्सी भी बहुत मुश्किल से मिलती है, दूध कौन देगा। गली में तो सिर्फ मंगू के घर में भैंस है, वहाँ से दूध तो क्या, खाली बर्तन भी वापस नहीं मिलेगी। कौन कहता है, निहाली कहती है, जीतू की माँ कहती है कि किसके पास भैंस है, एकमात्र भैंस है वो मंगू के पास है। क्यों है, क्योंकि वो है चापलूसी करने वाला है चौधरियों का। ठीक, और इसी कारण उसको उसी के घर में भैंस है, और किंतु दूध वहाँ से नहीं मिलेगी, साथ ही खाली बर्तन भी वापस नहीं मिलेगी। तो हम देख सकते हैं कि दलितों में आपसी एकता का भी अभाव है। माई, तूने इसे सिर चढ़ा रखा है, उठा इसे, बेकार खाट तोड़ रहा है। अगर बात थाने तक पहुंच गई तो वे मार मार कर इसे दिन में तारे और रात में सूरज दिखा देंगे। चौधरी के खेत में बाड़ लगाई जा रही है, इसे कहो वहाँ चला जाए, चौधरी खुश हो जाएगा। मंगू कह रहा है निहाली से। चाहे किसके संबंध में, जीतू के संबंध में। काली की बातें सुन चाची खुश हो गई थी और साथ ही चिंतित भी। वह सोच रही थी कि छोकरे को क्या हो गया है, वह अनहोनी बातें क्यों करने लगा है भला। आज तक इस मोहल्ले में किसी ने मकान में कोई पक्की ईंट नहीं लगाई। चाची ने मन ही मन में मन्नत मांगी कि काली ऐसी बातें सोचना छोड़ दें। तब देख सकते हैं कि किस प्रकार गुलामी इनके सिर पर सवार है। किसी ने भी पक्की ईंट के मकान बनाए नहीं, और
काली जो बनाना चाह रहा है तो चाची क्या सोच रही है कि कौन सा फितूर इसके सिर पर सवार हो गया है, और मन्नत मान रही है कि वो इसका जो चाह रहा है वो कि पक्की ईंट का मकान बनाए, वो इसका ख्याल छोड़ दें। तुम्हारे चाचा सिद्धू, सिद्धू काली के चाचा का नाम है, ने 12 साल पहले मकान बनाने के लिए 100 रुपये उधार लिए थे। उससे ब्याज लेना तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वह अपना प्रेमी था। उसने असल रकम में से 75 रुपये ही वापस किए थे और 25 रुपये अभी बाकी थे कि उसे मौत ने आ घेरा। बेचारा बहुत ईमानदार आदमी था। मेरा बड़े बड़े चौधरियों और साहुओं से लेन देन है, लेकिन उस जैसा ईमानदार आदमी आज तक नहीं देखा। अब कब सिद्धू उसके चाचा ने लिए थे 100 रुपये, जिसमें से 75 रुपये लौटा चुका था। अब काली कमा कर आया है तो छज्जू शाह क्या कर रहा है, अब काली को कह रहा है कि पैसे बाकी थे। वो संकेत कर दे रहा है कि अभी भी बचे हुए हैं 25 रुपये। ठीक, वो एक अछूत लोग से पैसे ले सकता है, लेकिन एक साथ खा नहीं सकता है, एक पंक्ति में बैठकर खा नहीं सकता है। ये स्थिति है। थप्पड़ सबका साझा है, छप्पड़ है। ठीक, क्या क्या कमीन, क्या चमार, क्या जाट, क्या महाजन, तनिक भी चाहे जितनी चाहे मिट्टी खोद लो। ठीक, कहाँ से लिया गया है? तो ये उपन्यास धरती धन्ना अपना से लिया गया। छप्पड़ मतलब जो घर होता है उसे। ठीक, लेकिन इतना ख्याल रखना कि कहीं बहुत गहरा गड्ढा ना बन जाए। पर साल ऊंचे मोहल्ले के पूरन सिंह ने वहाँ कुआं सा खोद दिया था। बरसात में छज्जू शाह की भैंस उसमें ऐसी फंस गई कि उसे बल्लियाँ देकर निकलवाना पड़ा था। कौन कह रहा है? चौधरी कह रहा है काली से। शरारत पहले भी होती थी, लेकिन लोग चुपचाप सहन कर लेते थे। मैं उस समय चुप नहीं रह सकता जब पानी सिर से गुजरने लगती है। कौन कह रहा है? काली कह रहा है। ठीक, कि मैं चुप नहीं रह सकता, अगर पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगी तो मैं चुप नहीं रह सकता। काली कहता है चौधरी से, मैं तो जमीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ। कौन कह रहा है? चौधरी से कह रहा है काली। ठीक, ब्याह के दिन जिंदगी भी सुलगती लकड़ी की तरह ही, जिसमें से सिर्फ धुआं निकलता है। वह आँखों में आंसू तो ला देता है, लेकिन गरमाइश नहीं पहुंचाता। ब्याह के बिना कैसी है जीवन? सुलगती लकड़ी की तरह। मिस्त्री कह रहा है, कौन? काली से, कि ब्याह के बिना जिंदगी सुलगती लकड़ी की तरह है, जिसमें से सिर्फ धुआं निकलता है, आंखों में आंसू ला देता है, लेकिन उससे गरमाइश तो नहीं पहुंचती। ठीक, तो मिस्त्री कह रहा है किससे? काली से। अच्छा, निक्कू के साथ तेरा झगड़ा हुआ था? मुझे नंद सिंह ने बताया था कि काली और निक्कू में झगड़ा हो गया है। उस समय मुझे समझ में नहीं आया था कि तेरा ही नाम काली है। सच्ची बात पूछो तो गांव में कुत्ते और चमारों की पहचान रखना है भी मुश्किल। संत सिंह ने हंसते हुए कहा था। क्या? कि एक तरह से कुत्तों से तुलना की गई है चमारों की, कि कुत्ते का नाम, चमारों का नाम, ये सब क्या है, नाम याद रखना मुश्किल है। ये संता सिंह ने हंसते हुए कहा था। वही तो कुत्ते का कुतिया से होता है। काली रन वह जो अपनी बेहता हो, उसे सिर पर चढ़ाओ या पाँव के नीचे दबाओ, कोई उंगली नहीं उठाता। लेकिन पराई जनानी
जनानी मतलब स्त्री, तो मुहजोर घोड़ी की तरह होती है, पता नहीं कब बिदक जाए। संता सिंह कहता है, काली से कहता है। ठीक, बहुत अच्छा किया बेटा। ईसा मसीह की भी यही तालीम है कि पड़ोसी के साथ शांति से रहो। आसमानी किताबों में लिखा हुआ है, लिखी हुई बातें सदा सच होती हैं। कौन कहता है? पादरी। किससे कहता है? काली से कहता है कि पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है? शांति से रहना है। कहाँ लिखा हुआ है? ये आसमानी किताबों में लिखा हुआ है। किसके अनुसार? पादरी के अनुसार। तू भी बन जा क्रिस्तान। पंडित संतराम उसे झिड़कता हुआ बोला। फिर कुछ देर तक खामोश रह हारी हुई आवाज में कहने लगा, नंद सिंह तो पहले से ही नीच था। जो आदमी गौ माता और उसके कोख जाए तो चमड़े के जूते बना सकता है, वह गाय का मांस भी खा सकता है। कौन था ये? मोची था। तो यही कहा जा रहा है किसके बारे में? नंद सिंह के बारे में। ठीक, कि गाय का वो मांस भी खा सकता है। क्यों? क्योंकि एक बार सिख धर्म अपनाया था, एक बार ईसाई धर्म अपनाया था। ठीक, कभी कभी मैं आप लोगों के मोहल्ले में जाता हूँ, ईसा मसीह का भी यही हुक्म है। वैसे भी गरीब आदमी परमात्मा के ज़्यादा नज़दीक होता है। अंजिल पार्क में लिखा है, ऊँट की सुई के सुराख से गुजर हो सकता है, लेकिन धनवान का स्वर्ग में गुजर मुमकिन नहीं है। ठीक, पादरी कहता है काली से कि क्या लिखा हुआ है, जो बाइबल है उसमें क्या लिखा हुआ है कि ऊँट की सुई के सुराख से गुजर हो सकता है, लेकिन धनवान का स्वर्ग में गुजर मुमकिन नहीं है। तू जब भी मुंह खोलता है तो तेरी काली जबान पर मार्क्स और लेनिन का नाम होता है, और जब यह पादरी बोलता है तो एक ही आवाज़ निकलती है, वह भी अंजिल और ईसा मसीह की। कौन महाशय? कह रहे बिशन दास से। ठीक, काली की जबान पर किसका? मार्क्स और लेनिन का। जो कि मार्क्स कौन थे? पूंजीपतियों के एक तरह से विरोधी थे। सवेरे नंद सिंह को देख वह बोला, सुना चमार, ईसाई बनने के बाद कुछ फर्क पड़ा क्या? टट्टी पेशाब पहले की तरह ही करता है या तरीका बदल गया है? नंद सिंह ने भी उल्टा सीधा जवाब दिया और धड़म चौधरी ने जूता उतार लिया और लगा मारने। ठीक, किसको? नंद सिंह को। अब इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें करेगा तो नंद सिंह ने भी उसको उल्टा सीधा कह दिया। तो क्या जो चौधरी था वो भी क्रोध होकर उसको जूते से मारने लगा। मज़े की बात यह है कि जूता भी नंद सिंह का ही बनाया हुआ था और उसे पैसे भी नहीं मिले थे। देख लेते हैं, देख सकते हैं हम जो चौधरी हैं उनकी स्थिति। इतना दलितों को पैसे भी नहीं मिलते थे बनाने के, और नंद सिंह चूँकि मोची था उसी ने जूते बनाए थे, जो कि उसी से मार रहा था चौधरी, उसी के बनाए जूते से, जिसके पैसे भी नंद सिंह को नहीं मिले थे। वह 4 जूते खाकर भी पेशाब के झाग की तरह बैठ गया। धड़म चौधरी ने उससे कहा कि चमड़ा कहलाया हो या लाल, कमाया हुआ हो या कच्चा, आखिर चमड़ा है। नंद सिंह खारिश खाए कुत्ते की तरह चूं चूं करता हुआ अपने घर को चला गया। मतलब चुपचाप चल गया। वो क्या कह सकता है? चौधरी और नंद सिंह के बीच बातचीत हो रही थी। पूंजीपति यह कभी नहीं चाहते कि मजदूरों में एकता हो।
ये वास्तविकता है कि पूंजीपति वर्ग कभी नहीं चाहता है कि मजदूरों में एकता हो। ठीक, अगर एकता हो जाएगी तो पूंजीपति उसको रहने नहीं दिया जाएगा। ठीक, मुतवाजी यूनियन बनाना भी एक इम्पीरियलिस्ट चाल है मजदूरों के इत्तेहाद को तोड़ने की। बिशन सिंह कह रहा है काली से। ठीक, सिख बन जाने का मतलब यह तो नहीं कि चमार नहीं रहा। धर्म बदलने से जात तो नहीं बदल जाती। संत सिंह कह रहा है नंद सिंह से कि अब वो बन गया था, चमार से सिख बन गया था, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है संता सिंह कि सिख बन जाने से जाति थोड़ी बदल जाएगी, धर्म थोड़ी बदल जाएगा, धर्म तो वही रहेगा। मतलब वही स्थिति है, देख सकते हैं। वाह वाह नंद सिंह, तेरे सिर पर अभी सिंह तो उगे नहीं। पगला तू कुछ भी बन जा, लेकिन रहेगा चमार का चमार ही। जात कर्म से नहीं जन्म से बनते हैं। स्थिति है ये। जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली को खाती, ध्यान में रख लेंगे। ठीक, इम्पोर्टेंट है। जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, उसी तरह बड़ा तबका छोटे तबके को एक्सप्लॉइट करता है, यानी उसकी मेहनत का फल उसे नहीं खाने देता बल्कि खुद खा जाता है। इसी से क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष पैदा होता है। लेकिन मार्क्स इनकलाब से यह तबका खत्म हो जाएगा और प्रोलेतारिया का बोलबाला होगा। कौन कह रहा है? बिशन दास कह रहे हैं और काली से कह रहा है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। तू क्या समझता है कि ईसाई बनने से उसका हुलिया बदल जाएगा? सब मजहब फरेब है। अमीर और पूंजीपतियों ने आम लोगों को लूटने और उन्हें गुमराह करने के लिए सब ढकोसले खड़े किए हैं। किसने? अमीर और पूंजीपतियों ने। कौन कह रहा है? बिशन सिंह कह रहा है बंतु से। ठीक, हम चमार हैं, चौधरियों के कमीन। आप चौधरी हैं, हमारे मालिक। आप जो भी दंड देंगे, जिसको भी देंगे, वह उसे कबूल करना होगा। नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं की जा सकती। फत्तू कहता है चौधरी से। ठीक, चौधरियों आमद किसी का राजक नहीं, हमारा राजक भी नहीं, तो तुम्हारा है। तुम लोगों को जमीन का अहंकार है। हमने तुम्हारी बहुत बातें सुनी, लेकिन हर चीज़ की हद होती है। हम पत्थर नहीं हैं, हम भी इंसान हैं। काली आगे बढ़कर उत्तेजित स्वर में कहता है कि किससे कहता है? चौधरी से कि हमने तुम्हारा कितना सहा, कितना सही, हम भी तो इंसान हैं। ठीक, ये कौन कहता है? काली कहता है उत्तेजित स्वर में। कालिदास दरअसल सारी खराबी कैपिटलिस्ट सिस्टम की है। हमारे देश में तो हालत और भी गंभीर है। यहाँ अभी पूंजीवाद भी पूरी तरह नहीं आया है। दुनिया समाजवाद की तरफ बढ़ रही है। अभी तक पूंजीवाद भी पूरी तरह नहीं आया है। कौन कह रहा है? बिशन दास कह रहा है अभी पूंजीवाद भी पूरी तरह नहीं आ रहा है, बल्कि दुनिया समाजवाद की तरफ बढ़ रही है। और अभी तक जागीरदारी, और हम अभी तक क्या कर रहे हैं? जागीरदारी के चक्कर में फंसे हुए हैं। बिशन दास कह रहा है कालिदास से। बहुत उथल पुथल होगी। पूंजीवाद और जागीरदारी सिस्टम इनकलाब को असफल बनाने की कोशिश करेगा। अपने एजेंडे को मार्फत इनकलाबी ताकतों में फूट डालेंगे, उन पर हमले करेंगे, खून खराबा होगा, खून की नदियाँ बहेंगी और हजारों लोग मारे जाएंगे। बिशन दास कह रहा है कालिदास। शास्त्रों के अनुसार बलि का फल केवल उसे मिलता है जो सामग्री पर नामा या पैसा खर्च करेगा। मान लो ख्वाजा पीर को दया आ गई और उन्होंने बलि स्वीकार कर ली, तो उसका सारा फल
बूटा सिंह को ही मिलेगा, सारा गांव चौबुर्द हो जाएगा, सिर्फ बूटाराम का घर बार बचेगा। कौन कह रहा है? संताराम पालो से कह रहा है। ठीक, तो यह भी एक तरह से भड़काया जा रहा है। सुबह तक बाढ़ का जोर खत्म हो गया, लेकिन क्या हुआ है? कौन सी स्थिति है? बाढ़ आता है, मैंने बताया, लेकिन खेतों में चारों ओर पानी भर हुआ था। मिट्टी नरम हो जाने से मक्की की फसल जमीन पर बिछ गई थी। खेतों में बल खाती हुई पगडंडियाँ और रास्ते पानी में डूबे हुए थे, और जहाँ तक नज़र जाती थी हरियाली के नीचे बिछी हुई पानी की चादर कहीं मैली और कहीं चमकदार दिख पड़ती थी। ये बाढ़ का चित्रण है। पूंजीपति और जमींदार हमेशा से मेहनतकश और प्रोलेतारी तबके पर जुल्म करता आया है, उसको एक्सप्लॉइट करता आया है। लेकिन जब प्रोलेतारी तबके में इनकलाबी स्पिरिट जाग उठती है तो वह बाढ़ बनकर इन ताकतों और तिनकों की तरह बहा ले जाती है। बिशनदास काली से। ठीक, तो यहीं पर हाँ ये हमारा उपन्यास समाप्त होता है। तो कैसा लगा ये उपन्यास ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दिया करिए। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।